5 साल टर्मिनल कैंसर से लड़ने के बाद हिराको की जिंदगी की आखिरी लौ बुझ गई और उसकी रूह हेवनली रेल में पहुंच गई। 39 साल की जिंदगी जो बिट्रेयल और सफरिंग से भरी थी, वो जीने के बाद दुनिया के भगवान ने एक्सीडेंटली उसे इतनी हॉरिबल जिंदगी देने के लिए माफी मांगी। तो अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान ने उसे एक नई जिंदगी देने का प्रॉमिस किया, हेल्दी बॉडी के साथ, और कोई भी विश मांगने की छूट दी। हिराको की बस एक ही तमन्ना थी कि वो एक सिक्योर्ड एरिया में फार्मर बनकर जन्म ले। उसकी जर्नी में हेल्प करने के लिए भगवान ने उसे इस यूनिवर्स का सबसे ओवर पावर्ड टूल दिया, ऑलमाइटी फार्मिंग टूल। एक ही टैप में उसकी लॉ फिर से जल उठी और हिराको एक फॉरेस्ट के बीच में जाग गया। सालों बाद पहली बार अपना बॉडी हिलाते हुए उसे एहसास हुआ कि यही तो वो हमेशा चाहता था। और जैसे ही ऑलमाइटी फार्मिंग टूल उसके हाथ में आया, उसने अपने नए बॉडी से जमीन जोतनी शुरू कर दी। खेत कल्टीवेट करते वक्त उसने नोटिस किया कि इस टूल को यूज करने से वो कभी थकता ही नहीं। फिर भी उसे अपने फार्म के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी थी, तो वो पूरे फॉरेस्ट में घूमता रहा जब तक उसे एक जायंट ट्री नहीं मिला जिसे वो अपना घर बना सके। फॉरेस्ट में कहीं कोई रिवर या पॉन्ड नहीं था, तो प्यास बुझाने के लिए हिराको ने पानी के लिए एक वेल खोदने का फैसला किया। उसका ऑलमाइटी फार्मिंग टूल एक शवल में बदल गया और उसने जमीन में गहरा खोदा, तब तक जब तक पानी का एक पड़ल बनने नहीं लगा। पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने जमीन साफ करनी शुरू की, लेकिन तभी एक ट्री मिला जो उसकी कल्टीवेटिंग में रुकावट बन रहा था। अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज से उसने उसे स्ट्रेटेजिकली काटने की कोशिश की, लेकिन अपने ऑलमाइटी एक्स के एक ही स्लैश में वो ट्री गिर गया और वो उसके नीचे दबने से पहले भाग गया। अपना पहला ओक लॉग मिलने के बाद उसने उसे अपने मैलेट से 4 ओक प्लैंक्स में बदल दिया। सारे लॉग्स को प्लैंक्स में बदलने के बाद सन ढलने लगा और वो घबरा गया कि आग कैसे जलाए। लेकिन फायरवुड न होने की वजह से उसने पूरी रात उस जायंट ट्री में होल खोदते हुए बिताई। पहले उसने सोचा था कि वो बस एक डर्ट शैक बना लेगा, लेकिन उसे याद आया कि इस दुनिया में न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार किया था, तो वो खुद को जिंदा दफनाना नहीं चाहता था। अगली सुबह उसने फायरवुड इकट्ठा की और वही गलती न दोहराने के लिए पहली बार आग जलाई। सारे ट्रीज साफ करते हुए एक दिन से ज्यादा हो गया था, लेकिन हिराको को न थकान हुई न भूख लगी। यही था उसके ऑलमाइटी टूल की ताकत। और जैसे ही वो फॉरेस्ट साफ करना कंटिन्यू करने वाला था, एक मॉन्स्टर रैबिट उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन अपनी माइटी स्टिक से उसने उसे इंस्टेंटली खत्म कर दिया। स्क्यूअर्स खाते वक्त उसे रैबिट को मारने का गिल्ट हुआ, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि काश उसके पास खाना बनाने के लिए खो होती। खाना खाने के बाद नेचर्स कॉल आनी ही थी, तो हेराको ने प्राइवेसी के लिए शेल्टर के साथ एक इनोवेटिव टॉयलेट भी बनाया। सब कुछ सेटल होने के बाद उसने जमीन कल्टीवेट करनी शुरू की और बाकी का दिन ये सोचते हुए बिताया कि पहले कौन सी वेजिटेबल्स लगाए। जब तक वो खत्म हुआ काफी रात हो चुकी थी, तो उसने अगले दिन सीड्स ढूंढने का प्लान बनाया। लेकिन सुबह होते होते जमीन में ऑलरेडी प्लांट्स उगने लगे थे। ये कैसे हो सकता था? बिना कुछ लगाए प्लांट्स उगे हैं, यह हेराको की समझ से बाहर था। उसे लगा कि यह उसके फार्मिंग टूल का साइड इफेक्ट है। चाहे जैसे भी हो, उसने उन्हें रात के ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए फेंस बनाना शुरू किया और क्रीपर्स को बाहर रखने के लिए एक माउंट खोदा। इस काम में कुछ दिन लगे, लेकिन पेरीमीटर फिनिश होते ही हाकू ने देखा कि प्लांट्स इंक्रेडिबल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बचे हुए सारे वुड से उसने एक छोटा लॉग हाउस बनाया और अपनी कारपेंटिंग स्किल्स से एक अच्छी रूफ बनाई। इससे उसका सिविलाइजेशन लेवल बढ़ गया। कुछ और दिन फार्म एक्सपैंड करने के बाद हाकू को 2 बुरी तरह घायल वुल्व्स दिखे, तो उसने उन्हें अंदर लाने की कोशिश की। एक जायंट बोर को मारकर जो मीट बचा था, हेराको ने उन्हें खिलाया, लेकिन उसने नोटिस किया कि उनमें से एक प्रेग्नेंट थी। बचपन से उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि उसके पास एक डॉग हो, तो उसने चाहा कि वो उसके साथ रहें। लेकिन फीमेल वुल्फ की डिलीवरी शुरू हो गई। उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में वो उन्हें लॉग हाउस में ले आया और सन ढलने पर उन्हें गर्म रखने के लिए आग जलाई। एक लंबी नींद न आने वाली रात के बाद हराकू ने देखा कि 4 छोटे प्लीज दूध पी रहे हैं। उनके हेल्दी जन्म का सेलिब्रेट करने के लिए उसने उन्हें सबसे टेस्टी मीट दी। कुछ वक्त बीता और डॉग्स उसके हट में ही रहने लगे, तो हेराकू ने उनके बगल में एक नया घर बनाने का फैसला किया। जब तक पपीज दौड़ने लगे, उसके प्लांट्स हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गए और उसने नोटिस किया कि टोमेटोज ही पहले फ्रूट देने वाले थे। उसने कुछ टोमेटोज डॉग्स को भी दिए और मेल का नाम क्यूरो और फीमेल का नाम यूकी रखा। कुछ हफ्तों में हिराको ने अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के सारे सीक्रेट्स जान लिए। जब भी वो पोटेटोज के बारे में सोचता, ऑलमाइटी टूल मैजिक से पोटेटो सीड्स लगा देता। तो उसने यही ट्रिक यूज करके वो सारे फूड्स बनाए जो उसने कभी चाहे थे। और इसके अलावा जो भी वो ऑलमाइटी टूल से उगाता, वो नॉर्मली से बहुत तेज ग्रो करता। भगवान ने उसे इतना ओवर पावर्ड आइटम दिया, इसके लिए शुक्रगुजार होते हुए हेराको ने उनकी याद में 2 स्टैचूज बनाए। उस दोपहर उसे लगा कि उसका खाना बहुत रिपीटेटिव हो गया है, तो उसने कुछ ट्रीज लगाने का फैसला किया। फ्रूट देने में सालों लग सकते हैं, लेकिन इंतजार वर्थ इट होगा। हफ्ते बीतते गए और वुल्व्स के सींग उगने लगे। उन्होंने 30 मिनट की दूरी पर एक वाटरफॉल भी ढूंढा। हालांकि कैनाल बनाने से फ्रेश वाटर लाना काफी आसान हो जाता, लेकिन खुदाई की दूरी बहुत लंबी थी, इसलिए उसने फिलहाल अपने बेस पर ध्यान देने का फैसला किया। फार्म स्टडली ग्रो कर रहा था और उसने वीट और शुगरकेन जैसी वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन महीने बीतते बीतते हराको के दिनों का हिसाब खोने लगा और विंटर तेजी से आ रही थी। इस हालत में फार्मिंग कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल था और जायंट रैबिट्स की खाल सड़ने से बदबू भी आने लगी थी।
विंटर की तैयारी में उसने खाना और फायरवुड इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन एक दिन कुरो उसे एक जायंट स्पाइडर के पास ले गया। उसकी पूंछ की सिल्क से वो डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला हैंकरचिफ बनाने में केपेबल था। वो उसके छोटे से फार्म का नया सिटीजन बन गया और कुछ पोटैटोज के बदले में सारे टेक्सटाइल्स तैयार करने लगा। चाहे विंटर के लिए कोट चाहिए हो, पत्तों से भरा बेड हो, या ठंडी हवा रोकने के लिए कर्टन, स्पाइडर जबूतिन उसकी हर जरूरत पूरी करता। उसकी छोटी सी हट धीरे धीरे और सिविलाइज्ड होती जा रही थी और आखिरकार विंटर आ ही गई। उसने जो फायरप्लेस बनाई थी उसकी मदद से वो कड़कड़ाती ठंडी रातें गुजारता रहा। फिर भी सर्वाइव करने के बावजूद वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा था। डर था कि कहीं वो किसी से बात करना ही ना भूल जाए। लंबी विंटर गुजरी और स्प्रिंग आई तो वुल्फ के बच्चे बड़े हो गए और घोंसला छोड़ने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद वो पार्टनर्स लेकर वापस आ गए। उनमें से एक ने तो एक लाकी वुल्फ को हराकर उसकी फीमेल जीत ली, एकदम गीगा चार्ट की तरह। लेकिन सरप्राइजेस सिर्फ उनके ही नहीं थे। स्पाइडर भी अपने बच्चों के साथ वापस आई। सबके फैमिलीज बड़े हो रहे थे तो हेराको ने उन्हें खिलाने के लिए फार्मिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही वो फार्म कर रहा था, स्पाइडर ने अलार्म बजाना शुरू किया। हीरो हेराको के साथ उस तरफ दौड़ा और फॉरेस्ट के बीचों बीच उन्हें एक सिल्वर हेड लड़की रोते हुए मिली। सारे एनिमल्स सतर्क थे और उसने उससे हेल्प मांगी। तो हेराको उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे कवर करने की कोशिश की, वो उसके ट्रैप में फंस गया और लड़की उसकी गर्दन काटने के लिए झपट पड़ी। वो एक प्लॉट फिल्ड वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वुल्व्स ने उस पर तुरंत अटैक किया और उसे तहस नहस करने लगे, जिससे वो वापस अपनी छोटी फॉर्म में आ गई। उसने सोचा कि शायद वो उसकी दुश्मन है, लेकिन लड़की ने बताया कि उसे उसका ब्लड इसलिए चाहिए था ताकि वो मुरझाने से पहले अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। उसके डॉग्स ने उसे इतना आरा, इस बात का बुरा लगा, तो उसने उसे अपनी गर्दन काटने का ऑफर किया और उसने उसका ब्लड पीना शुरू किया। वो अपने बड़े रूप में वापस ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन हेराको को याद था कि वो पहले और लंबी थी, तो उसने उससे कहा कि जल्दी से और ब्लड पिए। सारा ब्लड पीने के बाद हराकू ने उसे अपना फार्म दिखाया। उसने पहली बार ये अनयूजुअल फ्रूट्स देखे थे। जब उसने एक बाइट लिया, उसे बहुत डिलीशियस लगा। उसे खुशी हुई कि कोई तो उसका खाना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि पहली बार उसे इस लोनली दुनिया में कोई ऐसा मिला जिसके साथ वो वक्त गुजारना चाहता था। घर वापस आकर उसे एहसास हुआ कि आज का दिन सरप्राइजेस से भरा रहा और सोचने लगा कि क्या ऐसा फिर कभी होगा। उसका नाम लुलू लेसी था और उसने पूछा कि क्या वो आगे भी उससे मिलने आ सकती है। लेकिन हेराको का कुछ और ही रिक्वेस्ट था। उसने पूछा कि क्या वो यहाँ हमेशा के लिए उसके साथ रह सकती है। वो नहीं चाहता था कि यह सिर्फ वन नाइट स्टैंड हो, और लू को लगा कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। उसे ये मौका गंवाना नहीं था और उसे परवाह नहीं थी कि वो वैम्पायर है। वो नहीं जानता था कि वो अकेलेपन में कितने और साल काट सकता है। उसने कहा कि यह सब बहुत सडन है, क्योंकि उसे मैरिज प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हेराको को एहसास हुआ कि उसने गलत समझ लिया। ये समझने के बाद कि वो एक्चुअली प्रपोज कर रहा था, उसने डबल डाउन किया और उससे शादी की गुजारिश की। एल ने उस पर स्माइल करते हुए कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अगले दिन उसने अपनी नई पार्टनर के साथ मिलकर आगे का सफर शुरू किया। वो साथ बैठकर ट्रीज को ग्रो होते देखते रहे। तभी स्पाइडर ने फिर से अलार्म बजाया। हेराको दौड़ा और उसे डेजा वू सा फील हुआ। उसने एंजल लड़की को फ्री किया और सोचने लगा कि इस स्टोरी में अब सारे प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं। लू चुपके से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन एंजल लड़की ने उसे ढूंढ ही लिया और उसे वापस ले जाने के लिए तैयार थी। लू शॉक्ड थी कि वो फॉरेस्ट में छुप रही थी। लू भी परेशान थी और हेराको सोच में पड़ गया कि घायल होने से ये दोनों क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे थे। एंजल लड़की ने पूछा कि ये आदमी कौन है और लू शर्माते हुए उसे अपना हस्बैंड बताती है। उसका चेहरा टोमेटो से भी ज्यादा लाल हो गया। उसने खुद को तिया बताया और कहा कि वो लू को ढूंढने आई है, क्योंकि उस पर बाउंटी है। वो अलग अलग कंकॉक्शंस रिसर्च करती रहती थी और जब भी कुछ गलत होता किंगडम को ब्लो अप कर देती थी। लू ने बताया कि इसी वजह से वो उस दिन फॉरेस्ट के बीच में थी। तो उसने तिया से पूछा कि क्या वो यहाँ रहना चाहेगी। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे सारी क्रॉप्स दिखाएगी। लू उसे फार्म घुमाने ले गई और हेराको ने उसे कैबेज काटना सिखाने की कोशिश की। काटने के बाद उसने उसे मील की तरह प्रिपेयर किया और थोड़ा सॉल्ट डालकर उसे दिया। उसे बहुत डिलिशियस लगा और फार्मिंग का लंबा दिन खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी मैजिकल एबिलिटीज से खुद को साफ किया। घर के अंदर उसने पहली बार स्ट्रॉबेरीज ट्राई की और लू ने बताया कि वो उसे स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बनाना भी सिखाएगी। उसने उसकी बाहें पकड़ ली और उससे यहाँ रहने की गुजारिश की, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। यही उनके साथ की जिंदगी की शुरुआत थी। टिया को स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बहुत पसंद आई, तो उसने और स्ट्रॉबेरीज मांगी। लेकिन हेराको का मानना था कि अभी और एक्सपैंड करने से खाना खराब हो जाएगा। चलते चलते हेराको ने कुरो के नए पपीज देखे और उनके लिए फार्म के बगल वाले खुले फील्ड में एक स्टेबल बनाने का फैसला किया। काम होते होते उसने देखा कि जबूतिन के सारे बच्चे अपनी सिल्क से उड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त तिया ने बताया कि वो भी कुछ देर के लिए जा रही है और अपने विंग्स पर उड़ गई। कुछ दिन बाद तिया वापस आई और साथ में और भी लड़कियां लेकर आई। वो सब हाई एल्व्स थीं। वो सब आपस में रिलेटेड भी थीं। हाको ने पूछा कि कोई मेल एल्फ क्यों नहीं है, तो तिया ने वो दुखद सच बताया। पिछले महान युद्ध में उनके सारे मेल्स को खत्म कर दिया गया था और तब से वो जंगलों में भटक रहे थे। उनकी बस एक ही तमन्ना थी, रिपॉपुलेट करना। विलेज की पॉपुलेशन बढ़ने पर हराकू ने उन सबके लिए एक घर बनाना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन और वुड वर्किंग में उनकी स्किल्स की वजह से घर सिर्फ 10 दिनों में बन गया।
फिर भी कम से कम वो ये चाहता था कि इस बड़े घर में उन्हें पीस और सुरक्षा मिले। दिन बीतते गए और एल्फ लीडर ने यहाँ रहने का शुक्रिया अदा करने के लिए माइनिंग और ब्लैकस्मिथिंग की ऑफर की। उन्होंने जमीन में एक फर्नेस बनाना शुरू किया। आयरन प्रोसेस करने के बाद हेराको ने उनके बनाए मेटल पॉट्स देखे। उन्होंने बताया कि 200 साल जंगल में रहने के बाद वो सब कुछ कर सकती हैं। फिर भी उनकी हमेशा से बस एक ही ख्वाहिश थी, सेटल डाउन करना। हेराक्यू ने सोचा कि सभी एल्स के साथ ज्यादा प्लॉट डेवलपमेंट से बचना ही सही है, और वो एक टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह रहा। एक दिन फार्मिंग करते वक्त एल्फ गर्ल्स ने उसका जायंट वीट फील्ड देखा और उनमें से एक ने ब्रेड बनाने की इजाजत मांगी। उसके पास लैंड्स की सबसे रेयर यीस्ट थी। हाको एक्साइटेड हो गया, तो गर्ल्स ने ब्रेड बनाया और हेराको के लिए ब्रेड स्टिक्स बनाए। कुछ और वीट फील्ड्स एक्सपैंड करने की सोची, लेकिन उसे लगा कि एक्सपेंशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। उसने लू से पूछा कि यह जमीन किसकी है, तो उसने बताया कि ऑफिशियली किसी की नहीं, लेकिन शायद डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है। हालांकि चूंकि उसने बिना किसी की मदद के यह सब बनाया था, ये जमीन हेराकू की है। रात को गर्ल्स इकट्ठा होती हैं और सोचती हैं कि हेराको ने इन्फर्नो वुल्व्स और डीमन स्पाइडर को कैसे टेम किया। इस जमीन में ये क्रॉप्स भी नहीं उगने चाहिए थे, और उन्हें हैरानी होती है कि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। उसी वक्त हेराको को याद आया कि उसने वाटरवे बनाना बहुत दिनों से बंद कर दिया था, तो उसने ठान लिया कि कल यही करेगा। सुबह हेराको ने देखा कि जबूतिन एक क्वीन बी की तरफ इशारा कर रही है, और उसने उनके लिए हनी बनाने हेतु एक बी हाउस बनाने का फैसला किया। उसने पूरी दोपहर एक रिजर्वायर तैयार करने में बिताई। उन्होंने मास प्रोडक्शन में कंक्रीट वाटरवे बनाना शुरू किया। एल्फ गर्ल्स ने सुनिश्चित किया कि सब सही जगह पर लग रहा है। एफिशिएंसी की वजह से वाटरवे एक ही दिन में बन गया और रिजर्वायर पहले से ही भर गया। इससे क्रॉप्स को पानी देना काफी आसान हो गया। लेकिन हाकू ने नोटिस किया कि रिजर्वायर में बिना कुछ किए फिश भी आ रहे हैं। उसने सोचा कि जहां फॉरेस्ट के रैबिट्स खतरनाक थे, कम से कम फिश तो पीसफुल होंगे। लेकिन तभी एक जायंट फिश ने उसे लगभग निगल ही लिया। गर्ल्स ने उसे फिश कुक करते देखा, और ये जानकर कि ये डेथ फॉरेस्ट से आई है, सोचने लगी कि क्या सच में खाने लायक है। हाकू ने प्रिपेयर करके उन्हें ऑफर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और तरह का मीट चाहिए। हाकू को समझ नहीं आया कि वो किस मीट की बात कर रही हैं, तो उसने खुद खाया और डिलिशियस लगा। दोनों गर्ल्स ने ट्राई किया और उन्हें भी पसंद आया। बाकी एल्व्स को भी उसका मीट चाहिए था। उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए हाराकू ने और फिश पकड़ी और उन्हें सॉल्ट से प्रिजर्व किया। डाइट एक्सपैंड करने की चाहत में हाकू ने राइस के बारे में सोचते हुए जमीन टिल की। ग्रो तो हो गया, लेकिन टेक्सचर सही नहीं था। चूंकि पूरा वाटरवे बन चुका था, उसने एल्व्स के साथ मिलकर राइस पैटी बनाने का फैसला किया। घंटों जमीन तैयार करने के बाद हराकू ने फ्लडगेट खोला और एल्फ गर्ल्स से हेल्प मांगी। सारी एल्फ गर्ल्स मिट्टी में काम करने लगी, और लिया को स्लाइमी लिक्विड बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ मिलकर उन सबने राइस प्लांट्स लगाए। कुछ दिन बाद सारे प्लांट्स हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गए, और हेराक्यू ने उन्हें ड्राई करने के लिए रख दिया। लिया इम्प्रेस थी कि उसे ये सब पता था, लेकिन हेराको खुश था कि कैंसर से मरने से पहले वो हमेशा फार्मिंग आइडल देखता था। सारे प्लांट्स ड्राई होने के बाद हराको ने अपने फार्मिंग टूल से एक थ्रेशर बनाया और उन्हें राइस हार्वेस्ट करना सिखाया। गर्ल्स ने देखा कि राइस तैयार करने में कितना काम लगता है, और सोचने लगी कि क्या अब फाइनली हो गया। लेकिन हेराको ने बताया कि अभी एक और स्टेप बाकी है। उसने राइस कुक करने की तैयारी की और लू मैजिक से आग जलाने को कहा, तो उसने सब कुछ जला देने वाला अल्टीमेट ब्लास्ट छोड़ने की तैयारी की। लेकिन उसने उसे काम डाउन करने को कहा, जिससे वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। एक छोटी सी फ्लेम से हेराकू ने राइस पकाई और गर्ल्स के टेस्ट करने के लिए राइस बॉल्स बनाए। ब्लू ने एक बाइट लिया। गर्ल्स को डिस्गस्टिंग लगा और उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने इतनी मेहनत की। लेकिन हेराकू जानता था कि वो झूठ बोल रही हैं। जब सारा राइस खत्म हो गया, उसने राइस फार्म और एक्सपैंड करने का फैसला किया, और सारी गर्ल्स काम खत्म होने के बाद सफाई करने लगी। हाकू ने देखा कि वो सब मैजिक से खुद को साफ कर लेती हैं, और उसकी भी इच्छा हुई कि उसके पास एक बाथ होता। अब जब वाटरवे बन चुका था, उसने बाथ बनाने का फैसला किया और गर्ल्स को प्लम्बिंग के ब्लूप्रिंट्स दिखाए। गर्ल्स ने पूछा कि यह सब क्यों करें जब वो रिवर में स्विम कर सकती हैं। लेकिन हेराके ने रिमाइंड किया कि विंटर में वो फ्रीज हो जाएंगी, और ऑनेस्टली वो भी हेल्थ के लिए और उन्हें बिना किसी प्लॉट आर्मर के देखने के लिए बात चाहता था। गर्ल्स ने पानी गर्म करने के लिए एक फर्नेस बनाई और सबसे बड़ा पॉसिबल बाथटब तैयार किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हेराकू को चिंता हुई कि गंदे पानी का क्या होगा। टिया ने सुझाव दिया कि स्लाइम्स पानी प्यूरिफाई करने में मदद कर सकते हैं। हेराकू ने पूछा कि क्या वही स्लाइम्स हैं जो एडवेंचरर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टिया को नहीं पता था वो क्या बात कर रहा है, तो वो उड़ गई और कुछ स्लाइम्स लेकर वापस आई। उसने उन्हें वाटर प्यूरिफिकेशन एरिया और बाथरूम के अंदर रख दिया, और बस इसी तरह उनकी वेस्ट वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ दिन बाद तो उसने जलाने के लिए फायरवुड इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक लॉग पर मशरूम उग रहे थे। वो पूरे टाइम मशरूम से डरता रहा था, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते थे। लेकिन सारी गर्ल्स को लगा कि वो सेफ हैं और वो सब खाना चाहती थी। तो हिराकू ने मशरूम ग्रोथ के लिए कुछ लॉग्स तैयार करने शुरू किए। सनसेट तक हिराकू ने फाइनली बात कंप्लीट कर लिया और गर्ल्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखना चाहती थी। उसने अपना प्लॉट प्रोटेक्शन हटाया और उन्हें दिखाना शुरू किया कि यह कैसे होता है।
लेकिन गर्ल्स को एक अलग तरह का लिक्विड ड्रिप होता महसूस हुआ, तो उन सब ने अपना प्लॉट आर्मर हटाया और उसके साथ ज्वाइन करने का फैसला किया। लू ने उसे बताया कि उन सबका एक साथ यह करना बिल्कुल फाइन है, और हेराको को अपनी सोड की बोन तेज और हार्ड होती महसूस हुई। अगली सुबह हेराको ने देखा कि सारे एडिबल मशरूम्स उगाए थे, लेकिन डॉग्स और भी एल्स लेकर आए थे। बेशक वो सब फीमेल्स थीं, लेकिन किसे शिकायत है। लिया ने बताया कि वो सब पहले साथ रहती थी और उसे खुशी हुई कि वो सब उसके साथ आ गई। लिया ने सजेस्ट किया कि उसका घर और एक्सपैंड किया जाए ताकि सबके लिए ज्यादा स्पेस हो, और सबको चिल्ड्रन मेकिंग शुरू करने के लिए चीयर किया। हाकू को समझ नहीं आया कि वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों थी। हीरो ने नोटिस किया कि उसके मास्टर का हैरम बढ़ता जा रहा है और उसने अपनी स्टोरी सुनाई। मास्टर मिलने से पहले उसका कोई नाम नहीं था। जब से पैदा हुआ था वो अकेला घूमता रहा और कभी किसी मेल से नहीं हारा। उसकी बस एक ही तमन्ना थी, आज़ादी से जीना। लेकिन जब वो उसे एक फीमेल से मिला, उसने उसे हरा दिया। पूरी हार के बाद वो दोनों साथ ट्रैवल करने लगे। लेकिन एक दिन उसका पेट बढ़ने लगा। वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन चैन ज्यादा दिन नहीं रहा। एक जायंट बेयर उन दोनों को खत्म करने वाला था। बुरी तरह घायल होने के बाद भी बेयर चला गया। फिर भी वो अब शिकार नहीं कर सकते थे और गलती से फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक जगह उसके सेंटर पे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक इंसान को बेफिक्री से घूमते देखा, लेकिन कुरो ने उसके हाथ में वो टूल देखा और उससे आती लिमिटलेस पावर महसूस की। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म मान ली थी, लेकिन उसने उनकी देखभाल शुरू कर दी। और कुरो ने नोटिस किया कि खाना एक गेट बोर्ड से बना था। ये जानकर कि उसने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराया, वो इम्प्रेस्ड हो गया। बच्चे पैदा होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हाकू उनका मास्टर बनेगा और उसके बनाए सारे खाने का मजा लेने लगे। देखते देखते उनके बच्चे बड़े होकर एक बड़ी फैमिली बन गई, और उन्होंने देखा कि हिराकू का हैरम भी बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें एक चिंता थी, उनके मास्टर को अभी तक नहीं पता कि वो लेजेंडरी इन्फर्नल वुल्व्स हैं। लेकिन कुरो को लगा कि कोई बात नहीं, वो शुक्रगुजार है कि उसकी जिंदगी उसके साथ इतनी अच्छी हो गई। कुछ हफ्तों बाद नया बड़ा घर कंप्लीट हो गया, और हिराक्यू को याद आया कि इसे तैयार करने में कितनी खुदाई और वुड कटिंग करनी पड़ी थी। इतना बड़ा होगा ये तो पता था, लेकिन अंदर से इतना अच्छा लगेगा ये उसने सोचा नहीं था। उन्होंने उसे उसका खूबसूरत कमरा दिखाया, और उसके मेन रूम के सामने बड़ा डाइनिंग रूम था। पीछे किचन थी, और साइड्स पर बड़े मील्स के लिए और स्टोव्स भी थे। आखिर में सेलर इतना बड़ा था कि विंटर के लिए बहुत सारा खाना और फायरवुड स्टोर हो सके। दूसरी फ्लोर पर गर्ल्स ने अपने रूम्स देखे और खुश हुई कि सबके पास अपनी इंडिविजुअल स्पेस है था। अपने गॉड स्टैचूज के अलावा हराकू ने घर के एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए कुछ डॉग स्टैचूज भी बनाए, और उसे लगा कि यह सब बहुत अच्छा बन रहा है। अपने नए घर में हिराकू ने एक नई रेसिपी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए। गर्ल्स सोच रही थीं कि वो क्या बनाने वाला है, और उसने बताया कि यह करी है। गर्ल्स चाहती थीं कि उन्हें उसका खाना ना टेस्ट करना पड़े, और कहा कि वो खुद पॉट में पक जाएंगी। वो करी के लिए कुछ स्पाइसेस लेने बाहर गया, और गर्ल्स ने देखा कि उन्होंने ये प्लांट्स पहले कभी नहीं देखे थे। ये हेराको के ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की एक और पावर थी। उससे वो किसी भी क्लाइमेट में सेंसिटिव प्लांट्स उगा सकता था। स्पाइसेस के लिए उसे क्यूमिन चाहिए था, और उसने देखा कि फ्लावर ऑलरेडी ब्लूम हो चुका है। अगले प्लांट के लिए उसे टर्मरिक चाहिए था, और गर्ल्स की मैजिक से उन्होंने सारे स्पाइसेस ड्राई कर लिए। आखिर में उसे कोरिएंडर और सिलेंट्रो चाहिए था। डॉग्स भी टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन सिलेंट्रो सूंघते ही वो डर के भाग गए। थोड़ा और ब्लैक पेपर और कैन इकट्ठा करने के बाद हाकू फाइनली कुकिंग शुरू करने के लिए तैयार था। लेकिन उसने देखा कि गर्ल्स उससे बोर होकर किचन छोड़कर जा चुकी थी। उसे लगा कि शायद लिया ही उसकी अकेली मदद करेगी, और लिया ने बताया कि वैसे भी उसका प्लॉट बाकी गर्ल्स से बेहतर है। उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और मील प्रिपेयर करना शुरू किया। उन्होंने मीट पकाया और सीजन करने की कोशिश की, लेकिन हेराक्यू को एहसास हुआ कि इस पूरे टाइम वो कुछ मिस कर रहा था। नान और उसे गुस्सा आया कि वो इसे भूल कैसे गया। उन्होंने साथ मिलकर ब्रेड रोल करना शुरू किया, और एक पहाड़ जितना बनाने के बाद उसका मील फाइनली तैयार हो गया। सारी गर्ल्स करी ट्राई करने इकट्ठा हुई, और उन्हें देखकर लगा कि लेकिन उसने उन्हें ट्राई करने के लिए एनकरेज किया। लू और टिया ने एक बाइट लिया। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ देखने में ही नहीं, टेस्ट में भी वैसा ही था। लेकिन फिर वो सब सेकंड लेने दौड़ी। तो हराकू सोचने लगा कि जब सबने पेट भर के खाया, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी। उसे लग रहा था कि वो सब उसे बेवकूफ़ बना रही हैं। लेकिन जो उसे नहीं पता था वो ये था कि वो सब दिखावा कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक अलग तरह का मीट चाहिए था। विंटर अब सच में पास आ रही थी, और चूंकि वो ज्यादातर टाइम अंदर बिताने वाले थे, हेरेको ने हफ्तों तक जितना हो सके उतना फायरवुड इकट्ठा किया। ठंड में जबेतन ट्री के ऊपर हाइबरनेट करती है, तो हेरेको ने उसे कुछ पोटेटोज दिए और विंटर के लिए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी। लिया हमेशा की तरह झुकी हुई थी। उसने देखा कि बाकी गर्ल्स उसके मीट में से एक नीडल पिरो रही थी। हीरो और बाकी डॉग्स अच्छे से शिकार नहीं कर पाएंगे, तो वो टिया का पिंक मीट खाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विंटर के लिए सारी तैयारियां हो जाने के बाद उसने सोचा कि वेजिटेबल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो उसने एक बॉक्स बनाया जिसे ब्लैंकेट से ढका जाएगा और बर्फ फ्रीजर का काम करेगी। अपने सारे जीनियस टैक्टिक्स के बावजूद उसकी ख्वाहिश थी कि काश वो भी मैजिक यूज कर पाता बस एक बार। रात को ब्लू से इग्निशन स्पेल सिखाने की कोशिश करती है, और बताती है कि पहली बार में एक मुश्किल गोलम समन न कर पाना नेचुरल है। यह सुनकर उसे लगा कि वो एक साथ कई गोलम समन कर सकती है। यह तो कमाल की बात है। लेकिन लू ने बताया कि उसका प्लॉट टिया से बेहतर है।
हाराकू को लगा कि वो सब मैजिक यूज करती हैं जबकि वो सिर्फ गार्डनिंग कर सकता है। लेकिन लू ने उसे बताया कि वो यहाँ का सबसे अमेजिंग इंसान है। उसके बिना ये पूरा विलेज बिखर जाता और वो हर रोज इतनी मेहनत से उन सबको खाना खिलाता है। उसने कहा कि ये सिर्फ वही कर सकता है और उस पर स्माइल किया। विंटर की पहली फ्रॉस्ट आई और बर्फ जमने लगी। घर के अंदर ज्यादा वक्त बिताते हुए हेराको ने कुछ क्लासिक गेम्स बनाने का फैसला किया, रिवर्सी और चेस। उसने उन्हें खेलना सिखाया और लू को लगा कि यह एंजॉय करने के लिए बहुत सिंपल है। लेकिन टिया ने कहा कि इन्हीं सिंपल रूल्स से कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस बनती हैं। उसने टिया को राइट कहा। इस पर लू को गुस्सा आया और उसने टिया को गेम के लिए चैलेंज किया। 2 घंटे बाद टिया बुरी तरह हारने वाली थी और हेराको ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दिखाया कि हाथ फिसल गए। उसने माफी मांगी कि अब सब ओवर करना पड़ेगा, लेकिन टिया ने मैजिक से सारे पीसेस वापस उनकी जगह पर रख दिए। उसने कहा कि बच्चों की तरह खेलना शर्म की बात है। हेराको ने देखा कि बाकी दोनों गर्ल्स रिवर्सी शांति से खेल रही हैं और कुरो ने बताया कि बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी। उसे हैरानी हुई कि कुरो रूल समझ सकता है, लेकिन उसने देखा कि बाकी वुल्फ्स भी चेस सही से खेल रहे हैं। पहली नजर में क्यूट लग रहा था, लेकिन उनसे एक इंटेंस ऑरा आ रही थी। लू ने उनसे गेम खेलने का फैसला किया। उसे यकीन था कि वो नहीं हारेगी, लेकिन गेम अच्छा नहीं गया। फिर चारों ने महाजन खेला और हाको को लगा कि कॉम्प्लिकेटेड रूल्स की वजह से उसका फायदा होगा। उसने लू का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन सारी गर्ल्स ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बेचारे हेराकू और लू दोनों हार गए। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड गेम से सब बोर हो गए, तो हेराकू ने वुड से बॉलिंग इक्विपमेंट डिजाइन किया। सिंपल गेम होने के बावजूद सारी गर्ल्स को मजा आया और विंटर के दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उसका क्रिएटिव रेफ्रिजरेटर काम कर रहा था और वो सब बर्फ पिघलने और स्प्रिंग आने तक डिलिशियस खाना एंजॉय करते रहे। लेकिन जब वो अच्छे गर्म मौसम का मजा लेने की कोशिश कर रहा था, जबूतन ने अलार्म बजाया। एक जायंट मॉन्स्टर आ रहा था। हेराकू ने आसमान में देखा और एक जायंट ड्रैगन को उनकी तरफ उड़ते देखा, लेकिन टिया ने बताया कि यह ड्रैगन नहीं, यह एक वाइवन है। वाइवन ने आसमान में दहाड़ लगाई और ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर ब्लो की तैयारी की, लेकिन टिया ने मुश्किल से उसे रोका। कुछ आग फिर भी नीचे आई और लिया दूसरों के साथ उसे बुझाने दौड़ी। हेराकू सोचने लगा कि वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है और सबको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। जैसे ही उसने मुट्ठी भींची, एक स्पीयर अपीयर हुआ और उसने उसे आसमान की तरफ अपनी पूरी ताकत से फेंका। स्पीयर वाइवन के डिफेंसेस से टकराई और उन्हें चीरते हुए निकल गई। वाइवन के विंग्स फट गए। वाइवन वापस आया तो हेराक्यू ने एक और स्ट्राइक मारी, सीधे उसके चेस्ट पर, और वो जमीन पर गिर पड़ा। फॉरेस्ट के अंदर जाकर हाराको को ड्रैगन की लाश मिली और वो सोचने लगा कि क्या किसी ने जानबूझकर उन पर अटैक करवाया। लेकिन वाइवर्न्स इतने रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। टिया को लगा कि यह बस एक वाइल्ड मॉन्स्टर था जो अकेला था। उसे लगा कि यह एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन सोचने लगा कि क्या उसका मीट खाया जा सकता है। घर पर टिया ने बताया कि वाइवर्न मीट इस दुनिया की सबसे रेयर डेलिकेसीज में से एक है। हाकू ने वाइवर्न स्टेक तैयार की और टेल मीट की स्ट्यू बनाई। सारी गर्ल्स ने कहा कि यह पहली बार है जब हेराकू ने कुछ अच्छा बनाया है और उसे खुशी हुई कि वो फाइनली इंप्रेस्ड हुई। लू को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था और उसने तिया से पूछा कि क्या वो हेराको की स्पीयर का अटैक डिफेंड कर पाती। तिया ने बताया कि ये इम्पॉसिबल होता क्योंकि वो वाइवर्न का बैरियर भी तोड़ सकती है। इधर डिमोनिक किंगडम में हायर अप्स को वाइवर्न के मारे जाने की खबर मिली। उसे हराने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए होती, लेकिन काउंट ने बताया कि यह सच है। जनरल्स घबरा गए और डर गए कि यह कैसे हुआ, और उनमें से एक तो रिजाइन करना चाहने लगा। साउथ में ड्राई के लेयर में गुची ने उस अटैक को अपनी आंखों से देखा और उसे लगा कि हेराको की स्पीयर ड्रैगन के किंग को भी चीर देती। अगली सुबह हेराको को लगा कि इतने समय में उनके मील्स में अभी भी कुछ कमी है। पीजी ग्रेप जूस। उसने सारी एल्फ गर्ल्स को ग्रेप्स हार्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा किया और जूस निकालने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैप्शन बनाया जिसमें वो ग्रेप्स पर पैर रखकर उन्हें कुचल सकें। टिया और लिया ने ग्रेप्स में गहरे पैर डाले और उन्हें तब तक कुचला जब तक स्टिकी लिक्विड बाहर नहीं आया। वो एक दूसरे के ऊपर गिर गईं और उन्होंने देखा कि वो क्रीमी स्टिकी लिक्विड से ढक गई हैं। यह रिदम कैसे बनाए रखें, ये सोचते हुए एक एल्फ ने सजेस्ट किया कि वो पहले की तरह कोई गाना गाए। जूस बाहर आने लगा और टिया ने लू को भी हेराकू के साथ ज्वाइन करने को कहा। उन्होंने पूरा दिन ग्रेप्स जूस करने में बिताया और फर्मेंटेशन के लिए बैरल्स के ऊपर यीस्ट छोड़ दिया। उसने सोचा कि क्या उन्होंने इनफ बनाया है। दुनिया के भगवान ने दूसरे भगवान को दिखाया कि हेराकू कितना मजे में है और माफी मांगी, लेकिन एग्रीकल्चर के भगवान ने कहा कि उसने एक इनोसेंट इंसान की जान ली और उसे डेथ फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में भेज दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे होली लैंड्स ग्राइम भी दिया और उसे फार्मिंग टूल बताकर छुपा दिया। ये नॉर्मली किसी की भी लाइफ फोर्स चूज कर उसे तुरंत मार देती, लेकिन भगवान को लगा कि उसने उसे इतना हेल्दी बॉडी दिया है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी तुरंत रिजनरेट कर गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात उसे समझ नहीं आया कि उसकी स्टैचू एक बूढ़े आदमी की क्यों है। सजा के तौर पर वो अपने डैड को 300 साल तक ऐसे बैठाएगी।
एक रैंडम दिन ज़बूतन ने अलार्म बजाया और हेरोको को फिर से डेजा वू फील हुआ। लू ने उस लड़की को अपनी बहन फ्लोरा के रूप में पहचाना। ये सुनकर कि उसकी बहन को ब्लैक हार्टेड अगली डिस्गस्टिंग एंजल ने चेस किया, वो उसके पीछे यहाँ तक आ गई। टिया ने उसे यह फिर से कहने को कहा। हेराको ने उसे यह फिर से कहने को कहा। हेराको ने उसे यहाँ रहने का इन्वाइट दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अगली आदमी उसकी बहन का हस्बैंड है। कुरो ने उसे रेस्पेक्ट से बात करने की वार्निंग दी और उसे बताया कि वो इन सभी इन्फर्नल वुल्फ्स का मास्टर है और एक वाइवर्न को भी मार चुका है। ये पहली बार था जब हेराको ने सुना कि वो इन्फर्नल वुल्व्स हैं, और उसने सोचा कि इन्फर्नल पार्ट का क्या मतलब है। हीरो ने अपनी एबिलिटीज दिखाते हुए बताया कि वो सबसे बेस्ट पेट है। वुल्व्स ने उसे ईट किया, सॉरी मेरा मतलब था उसके लिए माफी के तौर पर हेराको ने उसके लिए एक अच्छा मीटी डिनर तैयार किया, लेकिन उसे सॉफ्ट वाइट लिक्विडी स्टफ ज्यादा पसंद आया। उसने बताया कि ये बस टोफू है जो सोय सॉस के साथ बनाया गया, जो फर्मेंटेशन से तैयार हुई, लेकिन उसे इनमें से कोई भी वर्ड समझ नहीं आया। हेराको को साफ हो गया कि उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया में फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फ्लोरा ने इसे रिसर्च करने की ठानी और सोचा कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। कुछ दिन रहने के बाद फ्लोरा चली गई और 1 महीने बाद वापस आई। इस बार वो अपने साथ पूरी आर्मी ऑफ मेड्स लेकर आई और कहा कि उन्हें जैसे चाहो यूज करो। टिया ने नोटिस किया कि वो अकेली है जो अपने लोगों को नहीं लाई कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। वो उड़ गई और रात को 3 एंजल्स और एक पूरी फ्लीट ऑफ लिजर्ड मैन के साथ वापस आई। सारे नए सिटीजन्स के साथ वो चिकन्स भी लाई और हेराको खुश हुआ कि ये जगह और सिविलाइज होती जा रही है। मेड्स ओगर्स की रेस से थीं और वो सारे चोर्स करती थीं, लेकिन उसने नोटिस किया कि उनमें से कोई भी खाना बनाना नहीं जानता। तो उसने उन्हें अलग अलग तरह के मील्स बना सिखाना शुरू किया। अच्छा खाना देखकर मेड्स ने मीट के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेस्ट मील्स बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ टिया के 3 एंजल्स फॉरेस्ट में पेट्रोल करने लगे ताकि सब सेफ रहें, और लिजर्ड मैन ने हार्ड लेबर करके कंस्ट्रक्शन तेज कर दिया। उनके लीडर के पास एक स्कार्फ था ताकि विलेजर्स उन्हें पहचान सकें, और हेराकू ने नोटिस किया कि यह जगह तेजी से ग्रो हो रही है। इसी बात पर रिया आई और बताया कि वो बाकी एल्स को जो फॉरेस्ट में भटक रही थी उन्हें लेकर आई है। कुक ने पूछा कि कोई मैन कहाँ है, लेकिन उसने बताया कि वो सब कन्वीनियंटली फॉरेस्ट में मर गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो और मैन बनाना शुरू कर सकती हैं। कुछ दिन बाद हेराक्लियो ने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया और सडनली बुलाने के लिए माफी मांगी। ये जगह ग्रो हो रही है और बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये अब एक विलेज जैसी बन रही है, तो वो एक नाम सोचने में उनकी मदद चाहता था। एक मेड ने सजेस्ट किया कि फॉरेस्ट के नाम पर रखें, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ नाम से हेराको को लगा कि ये गोस्ट टाउन लगेगा। जबातिन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और हेराको ने दरवाजा खोला। सेंटर में वो जायंट ट्री दिखा। तभी उसने इस विलेज का नाम रखा ग्रेट ट्री विलेज। उस रात सारे सिटीजन्स ने विलेज का नाम सेलिब्रेट किया, पार्टी हुई और ग्रेप जूस का पहला बैरल खोला गया। सारी गर्ल्स ने मेयर का नाम लिया और लू ने बताया कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है। ये रात ग्रेट ट्री विलेज के सिटीजन्स के रूप में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, और सबने पीजी ग्रेप जूस पीते हुए इसे एंजॉय किया। टिया टिप्सी हो गई और उसके पास बैठने की गुजारिश की। उसने पूछा कि वो अकेला क्यों बैठा है, तो उसने बताया कि वो इतना खुश है कि सपने जैसा लग रहा है। लेकिन टिया ने कहा कि यह सपना नहीं है और वो पूरी जिंदगी इसी तरह साथ रहने वाले हैं। उसने नए विलेज के लिए टोस्ट करने को कहा और लू भी टोस्ट चाहती थी। हराको ने सोचा कि कितने साल हो गए उसे खुश हुए, और उसने ठाना कि वो मेयर का रोल ट्राई करेगा। समर आते आते रेजिडेंट्स की संख्या फिर बढ़ गई। एक दिन डिमोनिक किंगडम का एक रिप्रेजेंटेटिव आया। उसने खुद को बेजल बताया और हेराको को एक बॉटल और डीमन लॉर्ड का मैसेज दिया। वो यहाँ की सेटलमेंट के बारे में बात करना चाहता था। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और भी एनिमेज आते रहें।